नाउ इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्रिप्स मिशन की बात हम लोग करने वाले हैं। सॉरी, पिछले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ एक लीव हो गया था। नाउ क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है 1600 का देख लिया, 1726 का देख लिया, 1727 का देख लिया, 1773 का देख लिया, 1781 देखा, 84 देखा, 86 देखा, 1793 देखा, 1813 देखा, 1853 देख लिया, 18 जो है 58 भी हम लोग ने देख लिया है, 1861 भी हम लोग ने देख लिया है, और उसके बाद 1873 देख लिया, 1876 देख लिया, 1892 देखा, 1909 देखा, 1919 देखा, 1935 देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में जानकारी। तो बात किया जाए तो भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता की लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान जो है वो भारत की ओर खिंचा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई तो भारत के द्वारा हो ही रही थी, और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या था ना कि जापान जो है विजयी हुआ जा रहा था, जिससे ये भ्रम टूटा कि जो है वो इंग्लिश को कोई जीत नहीं सकता। ये पहले एक भ्रांति थी जो ऐसा टूटा, और सारे जगत का ध्यान जो है वो भारत की ओर आकर्षित हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने जो है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन पे दबाव डाला। जब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को टाला नहीं जा सकता, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भेजा। यह प्रस्ताव किया कि युद्ध के उपरांत में संविधान की रचना के लिए निर्वाचन संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। बातें हैं क्या क्या कह रखा है कि युद्ध उपरांत संविधान की रचना के लिए निर्वाचन संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या उसके लिए अलग संविधान निर्माण करने की क्षमता होगी प्रांतों के पास। ये प्रांतों के पास क्षमता होगी कि वे जो हैं संविधान को स्वीकार करें या फिर अलग से निर्माण करें। यानी यहाँ देखिए, यहाँ जो है टुकड़े होने की बात समझ में आ रही है कि प्रांत चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, और मतलब संविधान अपनी ऐच्छिक रूप से वो स्वीकार करेंगे। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उनकी मांग को नामंजूर कर दी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए होगा, सॉरी ये किस हो गया है, तो ये इसलिए जो है इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़े में बांटने की संभावना के द्वार खोल दिए थे। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें जो है भारत को टुकड़े की भावना जो अभी ऊपर व्यक्त हुआ था कि वो संविधान जो है जो कुछ स्वीकार करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो स्वीकार करें या स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो स्वीकार नहीं करें। अभी यहाँ पे देख रखा था, है ना, कि प्रांत जो हैं वो संविधान को स्वीकार करने या फिर अलग संविधान का निर्माण, तो ये टुकड़े बांटने की कल्पना यहाँ पे दिख रही थी। तो इसका ही जो है वो कांग्रेस ने विरोध किया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद के तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक करके आलोचना की थी संविधान की। गांधी जी ने शब्द में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांक चेक यानी पोस्ट डेबिटेड चेक्स अपॉन अ कैशिंग बैंक की संज्ञा दी थी। तो टूटते हुए बैंक की संख्या किसने दी थी? गांधी जी ने। और बाद के चेक की संज्ञा दी थी गांधी जी ने, और टूटते हुए बैंक के नाम के उत्तर दिनांक चेक ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो हम लोग ने ये जो देखा था कि टोटल हम लोग क्रिप्स मिशन हम लोग का दिख रहा था। तो क्रिप्स मिशन में जो है दबाव डाला गया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु जो है भेजा, और ये इसमें प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध उपरांत संविधान रचना का प्रावधान किया गया था और भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया गया था। प्रांतों को संविधान स्वीकारने या न स्वीकारने की बात कही गई थी। मुस्लिम लीग ने इसलिए इसका विरोध किया क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं हुआ, और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें देश को बांटने की भावना थी। गांधी जी ने कहा बाद की तिथि का चेक तथा नेहरू जी ने कहा टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांक चेक। तो इस क्रिप्स मिशन के बाद नेक्स्ट जो है वेवल योजना 1945 हमको देखने को मिल रही है। देखते हैं वेवल योजना के अंतर्गत क्या है। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात
देखा जाए तो यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है, यानी कृष्ण मिशन की विफलता के बाद ये लग गया कि अब इनसे आशा करना बेकार है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? 14 जुलाई 1942 के वर्धा के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मुंबई परिषद के ग्वालियर टैंक मैदान पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया और गांधी जी ने यहाँ पे करोगा मरो का नारा दिया था। सो वेरी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर हियर। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया कब? 14 जुलाई 1942 को। कहाँ किया गया? वर्धा में। अगेन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 में। और कहाँ से? वर्धा से। और प्रस्ताव का अनुमोदन कहाँ से कहाँ गया? भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन जो है वो 8 अगस्त 1942 को किया गया। कहाँ से गया? मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान से। और किसने किया, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने एक नारा दिया। क्या फेमस नारा था? करो या मरो, 8 अगस्त 1942। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हुई। जब 8 अगस्त को ये फैसला लिया गया यहाँ पे, तो ये 9 अगस्त को जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई और इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं क्योंकि 9 अगस्त को ये हो रही है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बना दिया गया। वेवेल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 4 जून 1945 को प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। देखते हैं वेवेल योजना की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। केंद्र में नए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा तथा परिषद में वायसराय तथा अन्य सैन्य प्रमुखों के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। यानी मुंबई में क्या किया जाएगा? मुंबई में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख इन दोनों को छोड़ के बाकी सब भारतीय हो सकते हैं। यानी इन दोनों पे अभी भी इंडियन जो हैं वो नहीं आ सकते। किस पे? वायसराय नहीं बन सकते और सैन्य प्रमुख नहीं बन सकते। ठीक है। और प्रतिरक्षा विभाग भी जो है वो वायसराय के अधीन कर दिया गया है। तो पहली बात तो ये थी वेवेल योजना के अंतर्गत। ना दूसरी बात देखते हैं वेवेल योजना के अंतर्गत कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। यानी हाउ मच इज अ इंडियन हिंदू इज मुस्लिम कैंडिडेट आर देयर। दूसरी बात ये कही गई। कार्यकारिणी परिषद के आंतरिक राष्ट्र सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कार्यकारिणी के जो परिषद होंगे और कार्यकारिणी के परिषद में क्या होंगे? मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या 50-50% थी। ठीक, तो कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त को एक आंतरिक राष्ट्र सरकार का दर्जा दिया जाएगा और गवर्नर जनरल अपना वीटो प्रयोग नहीं करेगा इस पे। द्वितीय विश्व के उपरांत भारतीयों को स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ये भी बात कही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पकड़े गए सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया जाएगा। तो ये 6 बातें वेवेल योजना की प्रमुख बातें थी। अब आगे देखते हैं कि 25 जून 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन जो है आहूत किया गया और सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। शिमला समझौते में जो 25 जून से 14 जुलाई तक चला था, इसका नेतृत्व जो है कांग्रेस का किसने किया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। और गांधी जी क्या भाग लिए थे? बिल्कुल नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति होने वाले मुसलमान सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। देखिए यह क्यों अब यहाँ पे है कि क्यों ये शिमला सम्मेलन विफल हुआ। तो बात यह है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति जो है वो मुसलमान सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी। अभी हमने देखा था कार्यकारिणी में कितने हिंदू कितने मुस्लिम होंगे, तो देखा गया था कि देयर फिर भी 50% जो हैं वो हिंदू होने थे और 50% जो है मुस्लिम भाई होने थे। लेकिन जो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हम ही सारे मुस्लिम कैंडिडेट का चयन करेंगे, जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। तो दैट्स वाई फलतः 14 जुलाई को देखा जाए तो शिमला समझौता विफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये विफल हो गया। नाउ कैबिनेट मिशन की बात करते हैं 1946। अच्छा, वेवेल योजना हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैबिनेट मिशन 1946 है। फिर अंतरिम सरकार का गठन है, फिर संविधान सभा का गठन है, फिर माउंटबेटन योजना, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम, फिर भारत संविधान का निर्माण, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस करेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया टॉपिक तो क्लियर हो जानी, हमें ऐसा लग रहा है अच्छे से। तो अब लिखते हैं कि कैबिनेट मिशन का हो गया 1946। नाउ कैबिनेट मिशन 1946 ही करना था। यस,
अभी तक हम लोग देख रहे थे शिमला समझौता, दैट्स वाई। ओके, तो दैट्स राइट। तो बेबल योजना और शिमला समझौता हो गया, ये विफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो है वो मुस्लिम लीग चाहती थी कि ऑल द कैंडिडेट जो कार्यकारिणी परिषद के थे वो हम सेलेक्ट करें, बट कांग्रेस ने इसका इनकार किया। नाउ कैबिनेट मिशन की बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत ब्रिटेन ने 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है ब्रिटेन में 1945 में जो है कैलिमेट कैलिमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। 19 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। कब ये घोषणा की है? 19 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की गई है कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे जो भारत के सचिव थे, और A.V. अलेक्जेंडर थे जो नौसेना के मंत्री थे, तथा जिन्हें और इन तीनों के मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया था, उसे मार्च 1946 में भारत में भेजा। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे पैट्रिक लॉरेंस? पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव के रूप में थे, ठीक है। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। चलिए, पहुंच गया। मिशन में भारत में तत्काल तथा अंतिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना को प्रस्तुत किया। 2 चीज़ को प्रस्तुत किया। क्या? तत्काल आंतरिक सरकार की स्थापना की जाएगी तथा संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की। योजना के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए थे। क्या किए गए थे? संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा, यानी प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा नहीं होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, न कि वयस्क मताधिकार द्वारा। दूसरी बात, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना जाएगा, यानी किसी भी एरिया की जो है 10 लाख की अगर एरिया है तो वहाँ ये प्रतिनिधि चुना जाना। ओके, तो देखा जाए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना जाएगा। फिर प्रत्यक्ष प्रांतों को उनके जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो कि वहाँ के प्रमुख समुदाय के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित होगा। यानी प्रांतों में उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, यानी जनसंख्या के अनुसार जो है स्थानों का आवंटन की बात की गई है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने अपने समुदाय के सदस्य द्वारा ही चुने जाएंगे। और मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे? सामान्य थे, मुस्लिम थे और सिख थे। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति, जो कि प्रांतों के संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी। एक देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच, देखिए ये बात यह कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे चुनने जाने हैं, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है समझौता समिति के द्वारा जो है सदस्य जो है चुनाव समझौता समिति के जो प्रांतों संविधान सभा के लिए चुने गए थे के सदस्यों के द्वारा गठित होगा। यानी समझौता समिति उसको चयन करेगी उनका, एक देशी रियासत की ओर से गठित समिति होगी और उनसे तालमेल यानी विचार विमर्श करके ही देशी रियासतों के सदस्यों को चुना जाएगा। यानी समझौता समिति विचार विमर्श करेगी किससे? वहाँ के देशी रियासतों से गठित समिति के द्वारा, और उनके प्रतिनिधियों को चुनेगी। आगे की बात देखी जाए तो क्या कह रहा है? प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान किया गया है, और जो है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 थे तथा देशी रियासतों के 93 थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों में से यानी 292 + 4 का समुदाय के आधार पर विभाजन किया गया था। यानी 296 का समुदाय के आधार पर विभाजन किया गया। कैसे किया गया? मुसलमान सामान्य 213 थे, मुस्लिम जो है वो 79 थे, और सिख जो हैं वो 4 थे। संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33। इसमें सिर्फ हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये बात
देखा जाए फिर से तो कितने प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधि चुने जाने थे, समान से 213, मुस्लिम से 79, सिख से 4, महिलाएं कितनी थी 15, अनुसूचित 26 तथा अनुसूचित जनजाति 33। हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद का जो हम लोग का देखना है, कैबिनेट मिशन तो हो गया, अब ना अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाएगी कि अंतरिम सरकार का गठन किस तरह से हुआ। तो देखा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक आंतरिक सरकार गठित हुई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जिसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, तथा कुल परिषद में कितने सदस्य थे 13 सदस्य थे। ठीक है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई, यानी मुस्लिम लीग कब शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्य उनमें कौन कौन थे, सैयद अली जाहिर, शरद चंद्र बोस तथा शौकत अहमद खां को मंत्री पद से हटाकर 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें मंत्रिमंडलों की संख्या अब कितनी हो गई थी 15। पहले तो 13 थी, 13 में से 3 इनका खाली कराया गया और 5 को लिया गया, तो कुल मिला के अब संख्या हो गई 15। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य क्या था, परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना मेन था। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का कथन था। अंतिम सरकार को देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष चुना गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना तथा प्रसारण का, जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति का, बलदेव सिंह को रक्षा का, राजगोपालचारी को शिक्षा का, एच.सी. भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह का, श्री राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि थे, आसफ अली रेलवे थे, जगजीवन राम श्रम थे, लियाकत अली खां वित्त के थे जो लीग से रिलेटेड थे यानी मुस्लिम लीग के थे, आई चुंदीरगर ये भी वाणिज्य थे लीग से संबंधित थे, अब्दुल रब निस्तार ये भी संचार लीग से संबंधित थे, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि के थे ये भी लीग से संबंधित थे, तथा गजानफर खां अली खां जो थे ये जो है स्वास्थ्य के थे और ये भी लीग से रिलेटेड थे। तो ये कुल 13 सदस्यों की लिस्ट है जो लीग से रिलेटेड थे। ठीक है। माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई, बलदेव, राजगोपालचारी, एच.सी. भाभा, श्री राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंदीरगर और अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल तथा गजानफर अली खां। नाउ इसके बाद संविधान सभा के गठन की बात आएगी। संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं संविधान सभा के गठन, माउंटबेटन योजना, भारत सरकार अधिनियम तथा भारत संविधान का निर्माण।